हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो फिर आपने देखा कि हम हिंदी के मॉडल पेपर पर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने शुरू की प्रक्रिया पूरा डिस्कस कर लिए थे हम कि कैसे पेपर आएंगे, कैसे खंड होंगे उसके। तो हम खंड क में अभी प्रश्न 2 पे चल रहे थे, तो जिसमें से मैंने क और ख 2 क्वेश्चन करा लिए थे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग। तो फिर हम समय व्यर्थ न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो हम प्रश्न देखते हैं। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता न होकर जीवन में संचित किए अनुभव की अनिवार्य सीख है? कविता नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो आपने प्रश्न देखा। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर हम इसके उत्तर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उत्तर आप लिखिए, मैं बोलती हूँ आप लिखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लिखिए। हाँ, एक बात और कहूँगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फिर हम उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ को समाज का अनुभव है, उसने देखा है, झेला है, इसलिए माँ ने बेटी को सीख दी। पहला है, अपनी सुंदरता और कोमलता पर आत्ममोहित मत होना। दूसरा, आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। तीसरा देखते हैं, वस्त्र आभूषण के भ्रम में मत पड़ना। चौथा, लड़की बनी रहना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। फिर आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार कन्या के साथ दान की बात करने से महिला समाज के अस्तित्व को चोट पहुंचती है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे उठाया और किसी और को दान दे दिया। कन्या के साथ दान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आंसर और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो कन्यादान कविता आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो कन्यादान कविता में इसमें जब क्वेश्चन आया कि कोरी भावुकता नहीं है, माँ ने अपने बच्चे को समझाया है। मतलब कि जब लड़की की विदाई हो रही है तो माँ केवल भावुक ही नहीं है कि रोए जा रही है रोए जा रही है, अपने बच्चे को समझाती ना, अपने बच्ची को एक सीख देती है, बेटी को, कि अपनी सुंदरता पर रीझना मत। ऐसा नहीं है कि अब आप देखते हैं ना कि जो समाज में अभी चल रहा है, तो इसमें कहती है, लड़की की माँ समझाती है कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आत्ममोहित मत होना। मतलब उसका कभी घमंड मत करना कि नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ, वो कैसी है, ऐसा नहीं। आपको एकदम सरल और सुलझा हुआ बन के रहना है। सुंदरता के कोमलता के चक्कर पे नहीं कि नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर ये वो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्या समझाती हैं? अच्छा, माँ ये सब क्यों समझाती है? क्योंकि आए दिन समाज की घटनाएं देख रही हैं। अब लड़की जब क्या होता है ना कि जब एक आप टीन एज में आते हो तो फिर एक अट्रैक्शन और सेल्फ अट्रैक्शन भी होता है, अपोजिट अट्रैक्शन भी होता है। तो उन सबको जो आपकी माँ है उन ए से गुजर चुकी है, उस ए से गुजर चुकी है, तो उसे एक्सपीरियंस है अपने जीवन का भी और समाज का भी। तो इसलिए वो आपको समझा रही है, मतलब उस लड़की की माँ उस लड़की को समझा रही है कि अपनी सुंदरता पर मत मोहित होना, और आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। मतलब कि आज देखते हैं समाज में क्या होता है कि लड़की को कम दहेज मिला, बहू कम दहेज लाई, लोग उसे इतना ज़्यादा प्रेशर में डाल देते हैं कि ये लाओ वो लाओ, अपनी माँ से मांग के लाओ, अपने पापा से मांगो, फ़ोन करो। तो प्रेशर में आके लड़कियां क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, कभी खुद को जला लेती हैं, कभी ससुराल वाले जला देते हैं। तो इसलिए माँ समझाती हैं कि इनका आग का जो प्रयोग है वो रोटियां सेकने के लिए करो, जलने के लिए नहीं। और कोई तुम्हें जलाना चाहे तो उससे भी उसका प्रतिकार करो, ठीक। फिर तीसरा समझाती है माँ, वस्त्र आभूषण के भ्रम में मत पड़ना। मतलब ये नहीं कि कोई आभूषण पा जाओ, वस्त्र पा जाओ, उसी में तुम डूबती उतराती रहो और दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो समझाती है कि इन सब के भ्रम में मत पड़ना, लड़की बनी रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ये समझाना चाह रही है कि सदियों से हमारे दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। अबला, अबला शब्द है मतलब
कि आप बहुत कमज़ोर सी मासूम सी हो, आप कठिनाइयों से नहीं लड़ सकती, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। लड़की नाम का ठप्पा मतलब अबला। तो माँ वही चीज़ समझाती हैं कि लड़की तो तुम हो, अच्छी बात है, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। मतलब कोई भी समस्या तुम्हारे ऊपर आए, कोई भी परेशानी आए, उसे अच्छे से उसको फेस करना और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार कन्यादान में नाम, जो कन्यादान नाम दिया है, उस पे लेखक ने पूछा है कि आप माने उसके लिए कुछ तर्क दीजिए। तो देखिए ना, कन्यादान एक हमारे यहाँ परंपरा आई है कि हमें कन्यादान करना है। तो इसके लिए तो मैं अब पर्सनली ये बात नहीं मानती कि कन्या दान की वस्तु है। कन्या आप दान किसका देते हैं? चीज़ों का देते हैं ना, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, पैसा हुआ, उसका दान देते हैं। लेकिन कन्या, कन्या तो जो बेटी हमने अपने कोख से, अपने पेट से, अपने गर्भ से पैदा की, उसको हम दान दे दें। विवाह करिए, विवाह होता है। कन्यादान जो शब्द है अनुचित शब्द लगता है, क्योंकि वो आप खुद समझिए कि कन्यादान मतलब आप किसी को दान कर दियो, उसका हो गया, आपका कोई अधिकार नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इसका उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 का घ। इसे हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखिए। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियाँ आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ को अपने जीवन का अनुभव था। वो अपने अनुभव के अनुसार माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना होने पाए। तो ये रहा उत्तर, इसे आप नोट कर लीजिए। तो फिर मैं इससे पहले वाले प्रश्न पर, इस पर मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो इस पर डिस्कस नहीं करूँगी। बस इतना कहूँगी कि आप इसमें 2 जो लास्ट की लाइन है उसे ज़रूर लिखिएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न 3। अब एक खंड क का ही अभी चल रहा है, प्रश्न 2 खत्म हो गया, प्रश्न 3 पे आते हैं। तो हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको मिले हैं 4 प्रश्न, लेकिन आपको 2 करने होंगे और दोनों प्रश्न आपके होंगे 3-3 नंबर के। तो इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, मैं आपको तीनों प्रश्न कराऊंगी ताकि आपको सबके आंसर आते रहें। कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर कर सकें। तो प्रश्न 3 का हम क देखते हैं। माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। इसके पहले समझिए कि ये प्रश्न 60 शब्दों में लिखना है। मतलब जो पिछला था वो आपके 25 से 30 शब्दों में लिखने थे, लेकिन ये 60, मतलब इसके उत्तर थोड़े से बड़े होंगे। तो फिर हम देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न 3 का क। तो उत्तर आप ध्यान से सुनिए और साथ में लिखिए। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़ियाँ, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, सब कुछ हमारे बचपन से पूर्णतया भिन्न है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। उनके खेलों के सभी सामान दुकान से खरीदे गए होते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम आदि खेलते हैं। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, उससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता। आजकल के बच्चे टीवी वीडियो देखकर अपनी शाम तथा सुबह बिताते हैं और उनके माता पिता को उनके लिए समय नहीं होता। बच्चे भी इसी तरीके से बड़े होते हैं और उनके जीवन का अनुभव भी यही होता है। तो ये रहा आपका उत्तर। अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो पहले का क्या था
आपने पता नहीं आप लोग वो जीवन कहाँ देखे होंगे जब बच्चे छोटे थे, धूल में खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, बगीचे में झूला डाल के झूल रहे हैं, ढेर सारे आम के पेड़ हैं। तो उनका एकदम मस्तीपूर्वक जीवन था। तो वो सब अनुभव उन्हीं बच्चों को हो सकता है जो उस परिवेश में पड़े पले और बढ़े हैं। आप सबको या फिर यहाँ के बच्चों को, जो आज की सदी के बच्चे हैं, उन्हें कैसे होगा? जो उस समय का परिवेश था उन माहौल से एकदम भिन्न है। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कि उस समय के बच्चे कैसे, उनकी दुनिया कैसी थी और आपकी दुनिया कैसी है। बस यही अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ख, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं कि अब जॉर्ज पंचम की नाक, मैं बोल रही हूँ, आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लिखिए। तो फिर हम देखते हैं प्रश्न 3 का ख का उत्तर। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, जो कि सदियों की परतंत्रता की छाप है, चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है। और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने कहर ढाए थे। जॉर्ज पंचम की नाक ऐसे गुलाम मानसिकता पर व्यंग है जो विदेशियों की चाटुकारिता करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। हमें ऐसे पराधीन मानसिकता से मुक्ति पाकर ही हम गुलामी की मानसिकता का त्याग कर सकते हैं। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसका देख लेते हैं पॉइंट 1। तो हम देखते हैं कि कैसे इसे कर सकते हैं। गुलामी की मानसिकता का त्याग कर सकते हैं, फिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए हमें, और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। तो इस पर बहुत थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि ये उत्तर था, आप उत्तर लिख लीजिए, फिर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी जो मानसिकता है आज भी है कि हम किसी विदेशी को आते देख लिए, सब भीड़ लगा के खड़े हो गए, अच्छा ये विदेशी है, उससे बात कर लें तो हम तुरंत सेल्फी लेने लगते हैं, तुरंत फ़ोटो खींचने लगते हैं कि देखो मैंने आज एक फॉरेनर के साथ सेल्फी ली। तो वो मानसिकता आज भी है। अपने लोग क्या है ना, अपनी जो हमारा जड़ है, जो हमारी मूल है, उस पर गर्व नहीं करते हैं, उस पर आप सम्मान अनुभव नहीं करते कि नहीं ये हम हैं, ये हमारे दादाजी हैं, हम ऐसे थे, हमारे शहीद ऐसे थे। तो यही लेखक कह रहा है कि हमें उस मानसिकता से निकलना चाहिए। हमें अपने देशभक्तों का क्या, उनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। अपने स्वाभिमान का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के लिए आप इतने पागल ना बन जाओ कि आपको पता नहीं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया उसके चक्कर में। तो जिसने हमें इतने 100 साल 200 साल तक सताया, उसके लिए हम मरे जाते हैं कि अरे आ गया, अब देखो इसके लिए हम क्या क्या ऐसा कर दें कि हम उसके नज़र में अच्छे बन जाएं। तो इस मानसिकता से हमें निकलना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 3 का ग, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया? साना साना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो फिर हम उत्तर पर आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका के हृदय को कुछ दृश्य झकझोर गए। वे इस प्रकार हैं। क, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। दूसरा, ख देखते हैं। दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते वे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रमपूर्ण जीवन। ग, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर भारी भरकम गट्ठर थे। घ, चाय के बागानों में बोकू पहने युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। उपयुक्त दृश्य लेखिका को झकझोर गए। तो बहुत थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर इस पर भी कि पहाड़ों के, हम जाते हैं कहीं, अगर हम शिमला गए, मनाली गए, सिक्किम गए, गैंगटोक गए, तो हम केवल पहाड़ों की सुंदरता देखते हैं। वहाँ का
जो परिश्रमपूर्ण जीवन है उसे नहीं देख सकते कि वहाँ की औरतें दिखने में इतनी सुंदर गोरी गोरी लगती हैं, लेकिन कितना मेहनत करती हैं जिंदा रहने के लिए, अपने भूख को पूरा करने के लिए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पे हम अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन तीनों को एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।